जय हिंद साथियों। अब हम देखेंगे मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में सारी अच्छी अच्छी बातें और इसका क्या कर लेंगे पूरा रैपिड रिवीजन। तो देखते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और ज्यादातर बच्चों के लिए ये सर दर्द होता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये चैप्टर है बहुत ही इजी लगने लग जाएगा। तो एलिमेंट्स आप देखो कि एलिमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं सर। ये एलिमेंट्स है ना वो पीरियोडिक टेबल के अंदर पाए जाते हैं। एलिमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं? पीरियोडिक टेबल के अंदर। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, नॉन मेटल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं और मेटेलॉइड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी गैसेस भी होती है जिनका ऑक्टल है वो पूरा का पूरा होता है, जिन्हें नोबेल गैस या फिर डी एक्टिव गैसेस भी बोला जाता है। डी एक्टिव गैसेस। और इनकी क्या बताते हैं, हम एक ट्रिक बताते हैं भाई। कौन सी ट्रिक है वो? हीना, नीना और करीना जिन्स रंगीन पहनती है। हीना, नीना और करीना जिन्स रंगीन पहनती है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, सारी सारी कैसे गैसेस होती है ये नॉन एक्टिव गैस है जिन्हें नोबेल गैसे कहा जाता है। एक कौन से साइंटिस्ट थे? रेम जे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी। अब बात कर लेते हैं कि इसकी मेटल की। तो मेटल्स क्या होती है? जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करके, इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या कर लेती है? पॉजिटिव गेन कर लेती है, पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेती है। कैसे? बोले सर ये जो सोडियम है ना वो 11 नंबर पर आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 1 हो गया। आउटरमोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको परेशान कर रखा है। ये इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? लूज कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, इसका मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? +1 चार्ज। रटना नहीं है भाई, हमारे पास एक ट्रिक है। कौन सी है? हलीना की रब से फरियाद। +1 चार्ज आता है सबके ऊपर। ठीक है, कौन सी ट्रिक है वो? हलीना की रब से फरियाद। +2 के लिए क्या देखेंगे? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। हाँ, बाप रोए भी कर देते हैं कोई कोई, लेकिन बाप को राजी रखना है भाई। अब देखो मेटल्स क्या हो गई? गोल्ड, आयरन, जिंक, लेड, ये सारे सारे क्या है? मेटल्स है। नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स इनके अपोजिट कैरेक्टर्स रखेगी। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को लूज करा जा रहा था, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। और गेन करेगी तो देखो हाइड्रोजन है, हीलियम है और ऑक्सीजन, ये क्या होगी? नॉन मेटल्स। मेटेलॉइड्स बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम है ना ये बहुत ज्यादा यूज आते हैं। कहाँ पर? आईसी के अंदर। आईसी क्या होते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी आप ऐसे समझ ले कि जो भी सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना उनके अंदर यूज किसका होता है? सबसे ज्यादा मेटेलॉइड्स का, और जो कि क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। फिर आते हैं नोबेल गैस की बात कर ली हमने। नोबेल गैस क्या होती है? हीना, नीना और करीना जिन्स रंगीन पहनती है। आप देखो कि हीलियम है वो 2 नंबर पर आता है और इसका डाइमर पहले से क्या है? कंप्लीट है। फिर हीना, नीना, नियोन है वो 10 नंबर के ऊपर आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8, मतलब इसका ऑक्टल पहले से क्या है? कंप्लीट है। तो ये क्या है भाई? ये नॉन एक्टिव गैसें हैं, यानी कि एक्टिव नहीं होती है, ये डीएक्टिवेटेड गैसें होती है और इन्हें नोबेल गैस कह दिया जाता है। साथ ही साथ रेमजे ने इनकी डिस्कवरी करी थी। अब चलते हैं सबसे इजी पार्ट के ऊपर, और वो क्या है? प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी भी हम कौन सी पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन आता है भाई कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी बताइए। फिजिकल प्रॉपर्टी बताइए। चल रहा है? हाँ, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी बताइए। तो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी बताने के लिए हम क्या क्या बात करेंगे कि मेटल है ना वो क्या होती है? मेलिएबल होती है, डक्टिलिटी होती है उसके पास, हार्डनेस होती है। हार्डनेस का मतलब क्या? मेटल्स हार्ड होती है क्या? हाँ, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, सोडियम और पोटेशियम कैसे होते हैं? एक्सेप्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि हम इनको किससे कट कर सकते हैं? नाइफ से इजी कट सकते हैं, ये इतने ज्यादा मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। फिर नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल कैसे होती है? सॉफ्ट। लेकिन डायमंड क्या है? दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये तो बहुत ज्यादा सॉलिड होता है। तो नॉन मेटल्स के अंदर डायमंड क्या होता है?
बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। डक्टिलिटी का मतलब क्या हो गया कि इनको खींचकर वायर बनाया जा सकता है, ड्रोन इनटू लॉन्ग वायर। तो आप देखो कि सबसे ज्यादा जो डक्टाइल है वो कौन होता है, गोल्ड होता है। और गोल्ड के अंदर ऐसा बोला जाता है कि 1 ग्राम गोल्ड को आप ड्रोन करके 2 किलोमीटर वायर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कितना ज्यादा डक्टाइल हो गया ये कॉपर। लेकिन इधर भी क्या है, एक्सेप्शन है कि मरकरी और जिंक है ना, वो क्या होते हैं, मरकरी और जिंक। तो मरकरी तो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, इसलिए इसको खींचना पॉसिबल नहीं है। मेलिएबल यानी कि आप इनको बीटन इनटू थिन सीट, आप इनको पीट पीट कर पतली पतली चादर बना सकते हो। और सबसे ज्यादा मेलिएबल कौन होता है, गोल्ड। फिर आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन जिंक, आर्सेनिक, मरकरी, क्योंकि ये सब बिखर जाएंगे या फिर लिक्विड है तो फैल जाएंगे, लेकिन ये कभी भी पतली चादर, पतली सीट के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे। नॉन मेटल्स की बात करें तो ये अपोजिट कैरेक्टर्स रखते हैं, जिन्हें बोलते हैं ब्रिटल। ब्रिटल यानी कि ये चोट मारने पर चारों तरफ बिखर जाएंगे, भंगूर होती है ये, बिखर जाएगी, इजीली ब्रेक्स। जैसे सल्फर, सल्फर बोले तो एक क्या होता है, येलो चौक पाउडर। अब आप सोच लो कि अगर चौक पाउडर को आप पीटोगे तो क्या वो फैल जाएगा, क्या सीट के अंदर नहीं फैलेगा, वो है ना बिखर जाएगा। और फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस जो आप देखो कि ये भी कैसा होता है, ब्रिटल होता है, चोट मारती है ना, बिखर जाएगा। अब चलते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल की, फिर से मैं बता देता हूँ कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम, कौन सी, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि एक तो फिजिकली पूछेगा या केमिकली पूछेगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में बाहर से उनके क्या क्या गुण होते हैं ये बात करेंगे, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में केमिकल रिएक्शन करवा करवा के बताएंगे। तो पहला है सोनोरिटी, साउंड प्रोड्यूस करती है कि मेटल, सबसे ज्यादा आयरन, आयरन क्या करता है, टन साउंड प्रोड्यूस करता है। तो जब मेटल किसी सॉलिड सरफेस से कोलाइड करेगी, टकराएगी, साउंड प्रोड्यूस कर देगी। लेकिन मरकरी लिक्विड फॉर्म में है, कुछ भी साउंड नहीं करेगी। लेकिन नॉन मेटल्स क्या होती है, बोले नॉन सोनोरस, हम कभी भी टकरा जाएंगी तो हम में से साउंड नहीं आएगा। फिर है लश्यर के, शाइनिंग होती है कि मेटल के पास, हाँ, गोल्ड, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, तो ये सब की सब क्या होती है, शाइनिंग होती है, तभी तो इनके ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स कहते हो कैसे होती है, डल होती है, कोई भी इनके अंदर चमक नहीं होती। लेकिन आयोडीन है ना, वो एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि नॉन मेटल होने के बावजूद भी चमक रखता है, शाइनी सरफेस रखता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इनको बहुत ज्यादा हीट चाहिए, मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई, क्या होता है रे, हाई, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई एमपी और हाई बॉइलिंग पॉइंट। टंगस्टन है जिसके लैंप का फिलामेंट बनाया जाता है, वो भी क्या होता है भाई, काफी ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। गोल्ड भी काफी हाई टेम्परेचर देने पर मेल्ट होता है। एक्सेप्शन क्या है, सोडियम, जो कि क्या होता है, इजीली आग पकड़ लेता है, साथ ही साथ इतना नरम होता है कि वो तो ना खुला छोड़ते ही आग पकड़ लेगा। मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा कम है। पोटेशियम है, मरकरी है, गैलियम है और सीजियम है। लेकिन नॉन मेटल की जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा होता है, लो। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, डायमंड। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। ये भी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, तो क्या मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सकता है क्या, हाँ होता है। और आप देखो सिल्वर के वायर बनाए जाते हैं, कॉपर के, एल्यूमिनियम के, लेकिन मरकरी के वायर नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि मरकरी कैसा है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नहीं रखता, रखता है भी है तो पुअर रखता है। फिर लेड, कांच, शीशा, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, इंसुलेटर बोल दो या बैड कंडक्टर बोल दो, पुअर कंडक्टर बोल दो। इधर क्या आती है भाई, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल क्या होती है, पुअर कंडक्टर। लेकिन ग्रेफाइट कैसा है, कंडक्टर। हीट की कंडक्टिविटी, तो हीट, तो आप देखो कि सिल्वर है वो क्या होता है,
अच्छी हीट की कंडक्टिविटी रखता है। मतलब एक अगर सिल्वर की रोड ले ली और इस सिल्वर की रोड को यहाँ से क्या करा गया, बर्न करा गया, जलाया गया यहाँ से, तो ये यहाँ तक क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगी। तो आप देखते हो कि जो हमारे बर्तन होते हैं ना, उनके हैंडल के ऊपर क्या लगाया जाता है, प्लास्टिक लगाई जाती है, क्योंकि जब उनको खाना पकाया जाता है तो हैंडल भी गर्म हो जाता है, किसके कारण, हीट कंडक्टिविटी के कारण। कॉपर हो गया, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, मरकरी और लेड पुअर कंडक्टर होती है नॉन मेटल्स तो, लेकिन ग्रेफाइट फिर भी क्या है, हीट का कंडक्टर है। स्टेट तो ये जो मेटल होती है ना, मेटल ओनली सॉलिड स्टेट में पाई जाती है, लेकिन एक ही मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, जो कि क्या है, मरकरी। लेकिन नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। डेंसिटी, मेटल की डेंसिटी हाई होती है, गोल्ड और आयरन एग्जांपल हो गए, लेकिन नॉन मेटल की डेंसिटी लो होती है, जैसे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसेस होती है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मरकरी क्या है, एक ऐसा लिक्विड, ऐसी मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर, रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, और इसमें किस स्टेट में पाई जाती है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, कौन, मरकरी। लेकिन गैलियम है, उसे हाथ में रखते ही क्या हो जाता है, वो मेल्ट हो जाता है। ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड इज हार्डेस्ट। तो ग्रेफाइट क्या करता है, नॉन मेटल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, साथ ही साथ हीट भी कंडक्ट करता है, और डायमंड क्या है, वो दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी बताएंगे, कौन सी, बोले सर अब आप बता दो कौन सी, केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या चलेगी, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन चलेगी। तो पहली रिएक्शन है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ है ना, हम डायरेक्ट देख लेते हैं कैसे। सबको रिएक्टिविटी टेबल याद है क्या, हाँ सर याद है। और वो रिएक्टिविटी टेबल क्या है कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी और सोना, ओरम। ठीक, तो आप है ना डायरेक्ट क्या करा दो, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाने के लिए, ये सारी क्या है भाई, मेटल है। अगर ये मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो सब जानते हैं कि ये वाली जो है ना, ये तो कैसी है, हाई रिएक्टिव है, यहाँ तक तो क्या है, हाई रिएक्टिव। तो ये क्या कर लेगी भाई, इजीली रिएक्ट कर लेगी, क्या कर लेगी से रिएक्ट, और क्या बना लेगी, मेटल ऑक्साइड। क्लियर है क्या, मेटल ऑक्साइड बना लेगी। और साथ ही साथ ये जो मेटल ऑक्साइड है, इसको पानी में डालने पर हमें कैसा नेचर मिलेगा, बेसिक नेचर मिलेगा। क्लियर, जैसे इस मेटल ऑक्साइड को पानी में डालेंगे बेसिक नेचर की हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर क्या है, सोडियम है, तो देख लो सोडियम को जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। पानी के अंदर जैसे इसको डालेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तो क्या हो गया, काफी स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि मेटल के जितने भी ऑक्साइड है उनकी नेचर कैसी होती है, बेसिक नेचर होती है। अब आ जाते हैं कि जिंक और आयरन और लेड। तो अब है ना इसकी बात करते हैं, पहले तो जिंक और आयरन की। तो ये इनसे ऑक्सीजन है वो रिएक्शन कर लेती है और जिंक ऑक्साइड बनाएगी और आयरन ऑक्साइड बनाएगी। आयरन ऑक्साइड से अगर वेपर जैसे ही होगी तो क्या बन जाएगी, रस्ट बन जाएगी। और रस्ट का फॉर्मूला पूछा जाता है भाई, Fe2O3 डॉट XH2 मतलब जितने पानी के मॉलिक्यूल जोड़ने हैं उतने जुड़ जाएंगे। अब इधर बात करेंगे कि लेड से, हाइड्रोजन से, कॉपर से, मरकरी से, चांदी से, सोने से रिएक्शन नहीं होगी। किस टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर के ऊपर इनसे रिएक्शन नहीं हो पाएगी।
अब करवाएंगे किससे? वाटर के साथ रिएक्शन। हाँ तो मैंने बता दी भाई कि ऑक्सीजन है वो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर सबसे रिएक्ट कर लेगी, लेकिन जो नीचे आ रहे हैं ना लेस रिएक्टिव, उनसे रिएक्शन नहीं हो पाएगी। उनसे रिएक्शन करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा, या फिर क्या देनी पड़ेगी? एक्टिवेशन एनर्जी। अब बात करते हैं किससे? पानी के साथ रिएक्शन। पानी के साथ रिएक्शन करना बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन पहले हम ये बात करें कि पढ़ क्या रहे हैं। तो पढ़ रहे हैं हम मेटल की और नॉन मेटल की कौन सी रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल प्रॉपर्टी। पढ़ क्या रहे हैं हम? केमिकल प्रॉपर्टी। और किसकी? एक तो मेटल की और एक मेटल प्लस नॉन मेटल। ओके। वाटर है तो वाटर आप जानते हो कि जैसे है ना हाई रिएक्टिव जितनी भी आ गई ना, कौन सी वाली? कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जैसे इनके साथ रिएक्शन करेगा कौन? वाटर। तो क्या बना लेगा भाई? एक तो है सॉल्ट, और कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी? H2O नहीं, हाइड्रोजन। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। अब देखो ये रिएक्शन हो जाएगी भाई। पोटेशियम तो बहुत ज्यादा हार्ड है, तो ये तो जल्दी हार्ड मतलब हाई रिएक्टिव है, जल्दी से रिएक्शन करेगा। सोडियम भी हाई रिएक्टिव है, जल्दी से रिएक्शन करेगा। लेकिन ये जो कैल्शियम है ना, इसकी खास बात ये है, हाँ ये दोनों क्या कर लेंगे भाई? कैच फायर, आग पकड़ लेंगे पानी में डालते ही। क्यों? क्योंकि हाई रिएक्टिव है, इतनी तेज हाइड्रोजन निकलेगी कि इस हाइड्रोजन में एक्सप्लोजन हो जाएगा और ये हाइड्रोजन जलने लग जाएगी। लेकिन कैल्शियम की खास बात ऐसे है कि अगर एक कंटेनर ले लिया हमने और इस कंटेनर के अंदर हमने क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया, और वाटर के अंदर क्या करेंगे? कैल्शियम डाल देंगे, कैल्शियम के पार्टिकल्स। तो आप देखो क्या होगा इसमें कि यहाँ पर आग तो नहीं लगेगी, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है वो निकलेगी, लेकिन इतनी फास्ट नहीं निकलेगी कि आग लगा दे। लेकिन इस हाइड्रोजन का काम क्या होगा कि ये इस कैल्शियम के चारों तरफ चिपक जाएगी और इस कैल्शियम को इधर उधर दौड़ाएगी, मतलब जिगजैग मोशन करवा देगी। हाँ यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और अब चलते हैं किधर? लेस रिएक्टिव। और लेस रिएक्टिव का मतलब पहले मीडियम मॉडरेट है ना, मॉडरेट रिएक्टिव। मॉडरेट रिएक्टिव कौन कौन से रह गए? जॉन फिर प्रभु है। और नीचे क्या रह गए? कौन है जी, आगे आओ। ठीक है। अब देखो ये सोना, चांदी, कॉपर, हाइड्रोजन, लेड और आयरन, इनके साथ रिएक्शन नहीं होती है। आप समझो कि लोहे के ऊपर पानी डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, कुछ लिक्विड स्टेट में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अब इसको क्या करना पड़ेगा रिएक्शन करवाने के लिए? स्टीम, यानी कि इसको गैसियस फॉर्म में ही रिएक्शन होगा। यहाँ पर कांच है, शीशा है, शीशे के ऊपर कितनी साल तक पानी डालते जाओ कुछ भी रिएक्शन नहीं होगी। हाँ ये जो आयरन है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर रिएक्शन नहीं कर पाता है वाटर से, लेकिन किस फॉर्म में करेगा? ये किस फॉर्म में करेगा? वेपर फॉर्म के अंदर, गैसियस फॉर्म के अंदर ये रिएक्शन कर लेगा। और क्या बना लेगा? Fe2O3, और वही किसका फॉर्मूला? रस्टिंग का फॉर्मूला। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जिंक हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब चलते हैं आगे। हाँ आपने यहाँ पर एक बात और याद रखनी है कि जब हम वाटर को किस फॉर्म के अंदर रिएक्शन करवाए? लिक्विड फॉर्म के अंदर, तो ये आयन है वो किस प्रकार से ब्रेक होंगे? एक तो हाइड्रोजन प्लस का और हाइड्रोक्साइड माइनस का। लेकिन अगर यही वाटर किस स्टेट के अंदर हो? गैसियस स्टेट के अंदर, तो अब हमें हाइड्रोजन की अलग रिएक्शन करवानी है, साथ ही साथ ऑक्सीजन -2 की रिएक्शन अलग करवानी है। क्योंकि गैस है तो हाइड्रोजन अलग रहेगी, ऑक्सीजन अलग रहेगी। लिक्विड है तो हाइड्रोजन आयन अलग रहेंगी और हाइड्रोक्साइड आयन अलग रहेंगे। क्लियर है? अब जैसे इनकी रिएक्शन किससे करवा देते हैं? नॉन मेटल से आते, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। लेकिन कुछ ऐसे ऑक्साइड है जिनको क्या बोला जाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये एसिड से भी रिएक्शन कर लेंगे और बेस के साथ भी रिएक्शन कर लेंगे। तो एक बात देख लेते हैं, आपके सिलेबस में यानी 10th क्लास के अंदर दो ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड दे रखे हैं।
पहले तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं? ऐसे ऑक्साइड जो एसिड से रिएक्शन करे और बेस से भी रिएक्शन करे। तो एक बार बात कर लेते हैं किसकी, एम्फोटेरिक, दिख रहा है क्या कलर, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये किससे रिएक्शन करेंगे? एसिड से और बेस दोनों से रिएक्शन करेंगे। तो आप देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एक तो जिंक ऑक्साइड दे रखा है आपके सिलेबस के अंदर, और एक दे रखा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ऑक्साइड का यहाँ 2 और यहाँ पर 3। अब एक बार इस जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से करवाएंगे, फिर जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ करवाएंगे। तो पहले इसकी रिएक्शन किससे करवा लेते हैं? एसिड से। और एसिड कोई सा भी ले लें, क्या HCl गैस्ट्रिक जूस ले लेते हैं। तो आप देखो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ZnCl2 और साथ ही साथ H2O बन जाएगा यहाँ पर। क्लियर? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, लेकिन क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब इसकी रिएक्शन एक बार बेस के साथ भी करा लेते हैं। तो ये लो जिंक ऑक्साइड, और बेस कौन सा ले लेते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ये रिएक्शन होगी, आप देखो यहाँ पर सोडियम जिंकेट बन जाएगा, यानी कि Na2ZnO2। इसे ही क्या बोला जाता है? सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। अब बात कर लेते हैं एक बार किसकी सर, एक बार एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक और रह गया, जो कि कौन सा है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसके रिएक्शन बेस के साथ करवा देते हैं HCl। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। लेकिन इसके साथ रिएक्शन अगर किसकी हो जाए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर बेस के साथ करवा दे, और बेस भी कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर आप देखो क्या बनेगा, NaAlO2। और ये क्या होता है? सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो आपने याद रखना है कि जनरली वाटर है वो बेस नॉन मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन कुछ ऐसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं जो कि क्या करते हैं? बेस के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं और एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं। उनको क्या बोला जाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और जब ये बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, तो एक बार तो सोडियम जिंकेट बन जाता है और एक बार सोडियम एल्यूमिनेट बन जाता है। हाँ, अब यहाँ पर तो मेटल और वाटर, डिजोल्व वाटर हाइड्रोक्साइड, और ये वही हो गया। हम्म हम्म ठीक है। हाँ, अब देखो एक बात, यहाँ पर एक बात बताई जा रही है कि ये यहाँ पर क्या हो गया, एक नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया। जैसे ये पानी से रिएक्शन करेगा ना, तो यहाँ पर एसिड रेन वाले कंपाउंड बन जाएंगे, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। और ये जब बारिश के साथ नीचे गिरेगा तो क्या होगा? एसिड रेन हो जाएगी ये। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये भी पानी में घुलेगी, तो HNO3, मतलब आप सोचो कि नाइट्रिक एसिड बना दिया इसने। नाइट्रिक एसिड मतलब वाटर की जो एसिडिटी है उसे काफी ज्यादा कम कर दिया है। अब बात करेंगे मेटल रिएक्ट विथ एसिड। तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या क्या फॉर्म करती है, पढ़ चुके हैं क्या हम? हाँ, तो देखो मेटल जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करेगी तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगी। एग्जांपल जिंक है और HCl है, तो ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर यही रिएक्शन अगर हम किसके साथ करवा दे, एक हैवी हैवी एसिड जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड, अगर इस नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन हम किसके साथ करवा देते हैं? नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन अगर जैसे मेटल मैग्नीशियम बता रखा है यहाँ पर, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बन जाएगा यहाँ पर, मैग्नीशियम नाइट्रेट NO3, और ये मैग्नीशियम का 2। और साथ ही साथ ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना, ये जो हाइड्रोजन गैस है वो मेरे ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ये फिर से क्या करेगी? वाटर से रिएक्शन करना चाहेगी। तो आप देखो कि यहाँ पर जो HNO3 है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब देखो यहाँ से hydrogen gas is not produced when metal react with HNO3 because it oxides its oxide hydrogen to water and
यानी कि इसके जो ऑक्साइड है वो हाइड्रोजन से मिलकर क्या बना देंगे, वाटर, और ये क्या कर देंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड में रिड्यूस कर देंगे। और मैग्नीशियम और मैंगनीज ये क्या करते हैं, डाइल्यूट HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर पाते हैं। दो ही ऐसे हैं जो कि HNO3 से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करवा पाएंगे, अदरवाइज क्या नहीं हो पाएगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि HNO3 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये इस हाइड्रोजन के ऑक्सीजन ऐड कर देगा। अब यहाँ पर देखिए कि अब यहाँ पर बात करी जा रही है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया एक ऐसा सब्सटेंस होता है, कौन सा, जो कि कोरोजिव नेचर का होता है, यानी कि ये मेटल को गलाने का काम करता है। आप समझिए क्या ना, सोने को अगर गलाना हो, प्लेटिनम को अगर गलाना हो, तो एक ऐसा कंपाउंड बनाया गया है जो कि है HNO3 प्लस HCl, और इसका जो रेशियो है ना वो है 3:1, यानी HCl है वो 3 रेशियो में और HNO3 है वो 1 रेशियो के अंदर। तो इन सब को मिलाने पर एक स्ट्रॉन्ग क्या बना है, एक्वा रेजिया, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस बना है जो कि सोने को भी क्या कर देता है, पिघला देता है। और इसकी खास बात क्या है कि सोने की जो डिजोल्व कर देता है गोल्ड को और प्लेटिनम को, और 3:1 इसका क्या है, यही दोनों जो चीजें ली जा रही है ना, ये कंसंट्रेटेड लिए जा रही है, मतलब इनके अंदर वाटर है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। लेकिन अगर रिएक्शन करा दे किसकी, एसिड की, किसके साथ, नॉन मेटल के साथ, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। हाँ, अब एक बात फिर से याद रखेंगे, वो क्या है कि जो भी मेटल के ऑक्साइड है ना, किस नेचर के होते हैं, तो सर बेसिक नेचर के होते हैं। लेकिन नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर। ओके, अब चलते हैं मेटल सॉल्ट। तो मेटल से सॉल्ट मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर आपने क्या करनी है, सीखनी है, तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। बिना रिएक्टिविटी सीरीज आप बिना याद करे आप आगे नहीं चल सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम दियर सॉल्ट सॉल्यूशन। तो आप देखो कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, Pb यानी लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, ये जो दोनों जब रिएक्शन करेगी तो आप देखो जो कॉपर है ना वो लेस रिएक्टिव है और लेड हाई रिएक्टिव है। कैसे पता चला, अभी हम रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो अब आपको दिखेगा कि लेड क्लोराइड और कॉपर को इसने डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि कॉपर कैसा है, लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर नीचे आ रहा है लेस रिएक्टिव, और जो ऊपर आ रहा है हाई रिएक्टिव। और नॉन मेटल से रिएक्शन नहीं करेंगे, तो यहाँ पर क्या है भाई, मेटल, और यहाँ पर नॉन मेटल। हाँ, अब क्या आ चुकी है, रिएक्टिविटी सीरीज। और हमारी जो ट्रिक है एक बार जल्दी से बता दी जाती है आपको। हाँ, ट्रिक क्या है, कना का, हिंदी में लिखते हैं पहले, कना का मांगे आलू जॉन फिर प्रभु है कौन है जी आगे आओ। मतलब कैसे करेंगे इसको, कना का बोले तो बोले सर पोटेशियम, ना बोले तो सोडियम, का बोले तो कैल्शियम, मांगे मतलब मैग्नीशियम, फिर आलू यानी एल्यूमिनियम, जॉन यानी जिंक, फिर यानी कि आयरन लोहा, फेरस बोलते हैं इसे लैटिन लैंग्वेज के अंदर। पीबी बोले तो प्लम्बस, और प्लम्बस क्या होता है भाई, प्रभु यानी लेड। फिर एच बोले तो हाइड्रोजन, कौन है जी, कौन मतलब कॉपर, है जी मतलब हाइड्रोजनियम जिसे मरकरी भी बोला जाता है, आगे बोले तो चांदी, और ए यू बोले तो ओरम यानी सोना। तो ये एक वर्टिकल टेबल होती है इस रूप से, जो कि जो ऊपर है मतलब वो तो मोस्ट रिएक्टिव है, और मोस्ट को और क्या बोला जा सकता है, हाई रिएक्टिव है।
हाई रिएक्टिव है तो ये जो कमजोर हैं उनको डिस्प्लेस कर देगा। कैसे सर, एक एग्जांपल से बता दो। तो लो अभी ले लेते हैं। कॉपर सल्फेट है हमारे पास, क्या है, कॉपर सल्फेट, और अगर इसमें एल्यूमिनियम डाल दे तो क्या ये रिएक्शन होगी क्या? तो आप बस ये देखो कि ऊपर कौन सा है, तो एल्यूमिनियम है ऊपर या कॉपर है। तो आप देखो कि एल्यूमिनियम ऊपर आ रहा है जबकि कॉपर नीचे है। इसका मतलब ज्यादा पावरफुल कौन सा है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आप क्या कर लेगा, इस कॉपर सल्फेट को, कॉपर को, इस मेटल को क्या कर देगा, ऐसे रिमूव कर देगा और खुद किसके साथ बैठ जाएगा, सल्फेट के साथ। तो क्या कंपाउंड बन जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस इसने इस कॉपर को बाहर धक्का दिया, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। तो इससे पता चलेगा कि कोई भी सब्सटेंस है वो रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा। नीचे आने वाले रिएक्शन नहीं करेंगे, लेस रिएक्टिव है। मतलब चांदी और सोना को अगर आप एयर के कांटेक्ट में चाहे 10 साल तक रख दो, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन ऊपर जो है सोडियम और पोटेशियम, वो इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि कुछ सेकंड रखने पर ही आग पकड़ लेते हैं, हाई रिएक्टिव है वो। तो ये क्या हो गई, रिएक्टिविटी सीरीज। अब हम बात करेंगे कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल के आपस में रिएक्शन करवा दे तो क्या बनेगा। तो हमने मेटल्स की खास बात देखी थी कि मेटल्स क्या करती है, हमेशा इलेक्ट्रॉनों को लूज करती है, लेकिन नॉन मेटल इलेक्ट्रॉनों को गेन करती है। मतलब क्या हो रहा है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों का पार्टनरशिप हो सकता है क्या? क्यों? एक तो देने वाली और एक लेने वाली। तो देखेंगे कि अगर ये इलेक्ट्रॉनों का अगर ट्रांसफर करती है तो ट्रांसफर करने से आयंस का ट्रांसफर हो रहा है, और आयंस का ट्रांसफर हो गया तो आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा इनके अंदर। कैसे? एक बेस्ट एग्जांपल से लेते हैं, जो कि एग्जांपल कौन सा है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम है, और सोडियम सब जानते हैं कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नंबर है वो 11 है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 281। कहने का मतलब आउटरमोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको परेशान करता है। कैसे? कि ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रखा हुआ है। एक बार इस प्लस को ना देखें। अब बात करते हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन है ना, वो 17 नंबर पर आता है, और 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 7। 17 हो गया क्या? हाँ। 17 का मतलब क्या हो गया कि आउटरमोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। तो आप यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गायब कर दे। कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 7। हाँ, माइनस को ना देके। अब देखो आप कि इसको तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रखा है, यहाँ पर परेशान कर रखा है, वरना एक इलेक्ट्रॉन ना होता तो इसका ऑक्टल पूरा हो जाता, और यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन और होता तो इसका भी ऑक्टल यानी 8 पूरे हो जाते। 8 मतलब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इन सबको ना नोबेल गैस के अंदर चेंज होना चाहते हैं सारे के सारे, और नोबेल गैस के अंदर चेंज होकर ये स्टेबल होना चाहते हैं। तो अब सोडियम क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और क्लोरीन बोला कि मुझे तो एक ही चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो ये जो यहाँ से जो लूज किया गया इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। अब आप देखो कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन हट चुका है यहाँ से, और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है। तो अब कैसी स्ट्रक्चर दिखेगी, अब ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगी भाई। कैसी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, +1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन को तो लूज करा ना। क्लोरीन है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, मतलब नेगेटिविटी आ गई कि इसके ऊपर, हाँ, तो इसके ऊपर -1 चार्ज आ गया। तो बस अब इन सब से एक कंपाउंड बन गया, और वो कंपाउंड भी कौन सा है, आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड। और ये आयोनिक कंपाउंड क्या करते हैं, प्लस और माइनस में अट्रैक्शन इतना खास होता है, इतना ज्यादा हैवी होता है कि यहाँ पर एक बहुत ज्यादा सॉलिड कंपाउंड बन जाता है जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, NaCl। और ये NaCl भाई क्रिस्टलाइन रूप के अंदर चला जाता है। और क्यों हो जाता है ऐसा, कौन सा चार्ज है, आयोनिक चार्ज। सोडियम का जो एटम है वो कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हो कि आउटरमोस्ट शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन दिख रहा है यहाँ पर। इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके कहाँ भेज दिया गया है, क्लोरीन के पास, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की नीड थी क्लोरीन को। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, लेकिन ये वाला जैसे यहाँ पर है ना, अब क्लोरीन भी क्या हो चुका है, सेटिस्फाई हो चुका है। सोडियम भी क्या हो चुका है, सेटिस्फाई। और एक परमानेंट क्या बन गया है, इनके आयन ट्रांसफर करने से एक परमानेंट
सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड बन गया है और ये कैसा होता है, सॉलिड, क्योंकि हम जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट चार्ज के अंदर क्या होता है, अट्रैक्शन, सेम सेम चार्ज के अंदर क्या होता है, रिपल्सन। तो यहाँ पर इसके पास तो प्लस है, इसके पास माइनस है, तो प्लस और माइनस का इतना ज्यादा अट्रैक्शन हो जाता है कि ये काफी ज्यादा सॉलिड हो जाते हैं। मैग्नीशियम फ्लोराइड, तो आप देखो मैग्नीशियम को क्या चाहिए भाई, चार्ज कितना होता है, मैग्नीशियम 12 नंबर पर आता है 282, तो प्लस यानी 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर देगा तो +2 चार्ज आ जाएगा। फ्लोरीन के ऊपर चार्ज, फ्लोरीन के ऊपर चार्ज है ना कितना, फ्लोरीन -1, फ्लोरीन -1। अब आप देखो कि इसने तो क्या करे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं और इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कितने फ्लोरीन आ जाएंगे रेस के अंदर, 2 फ्लोरीन, तो एक जो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन है 1 फ्लोरीन को मिल जाएगा, ये भी सेटिस्फाई, और 1 इलेक्ट्रॉन बच गया वो फ्लोरीन को दे देगा तो फ्लोरीन भी सेटिस्फाई, और एक कंपाउंड बन जाएगा जिसका नाम है MgF2, मैग्नीशियम फ्लोराइड। कौन सा है, आयोनिक कंपाउंड। तो हम बात करेंगे कि जब जब मेटल और नॉन मेटल बनती है, मिलती है, रिएक्शन होती है, तो हमेशा कौन से कंपाउंड बनते हैं, आयोनिक कंपाउंड। खास बात क्या है, बहुत ज्यादा सॉलिड होते हैं। ओके, अब देखते हैं, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स, फॉर्मिंग आयंस, आयंस बनाते थे और मेटल से नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। द कंपाउंड फॉर्म्ड इज आयोनिक कंपाउंड। तो बस ये हमारा एक स्ट्रक्चर हो गई कि मेटल नॉन मेटल जब मिलती है तो आयोनिक कंपाउंड बन जाते हैं। यहाँ पर बात करी गई कि सोडियम लॉसेस 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, फॉर्मिंग Na+ चार्ज, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन को दूर भगा दिया, इलेक्ट्रिविटी मतलब नेगेटिविटी, नेगेटिविटी दूर जाएगी तो सोडियम के ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिविटी +1 चार्ज। क्लोरीन गैस है वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है, गेन करते ही माइनस इलेक्ट्रॉन को गेन करिए तो माइनस आ रहा है ना, तो एक क्लोरीन माइनस, या एनाइंस बोलते हैं, यहाँ पर कैटाइंस बोलते हैं। ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इन दोनों को होल्ड रखेगा, और होल्ड रखेगा तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। आयंस जो कि डिफरेंट डिफरेंट है उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये होल्ड रखे हुए हैं और काफी ज्यादा सॉलिड बन गया है, और क्या बन गया है, सोडियम क्लोराइड। अब चलते हैं प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट भाई, आयोनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है ना वो बहुत ही स्पेशल है। कैसे कि इनका फिजिकल नेचर क्या होता है, ये सॉलिड होते हैं, सॉलिडित होता है मतलब नमक है वो सॉलिडित होता है, हार्ड भी होता है, ब्रिटल मतलब चोट मारने पर बिखरने वाला, और स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग है भाई क्योंकि आयोनिक कंपाउंड है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इनके अंदर। अलग बिठा दो अगर वो नहीं पढ़ रहे तो। देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई होते हैं क्योंकि इंटर आयनिक जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा होता है। फिर सोल्यूबिलिटी, पानी में घुल जाते हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल के अंदर, केरोसिन में ये इनसोल्यूबल होते हैं, नहीं घुलते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो ये सॉलिड फॉर्म के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन इनको पानी में घोलते ही ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, अगर चार्ज फ्लो होंगे तो ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। तो सॉलिड स्टेट के अंदर ये अपने चार्ज को फ्लो नहीं कर पाते हैं। अब चलते हैं एक अलग पॉइंट जो कि बच्चों को क्या लगता है हार्ड, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, आप एक बार इनको गौर से देखो, दिमाग में बिठा लो। मेटलर्जी क्या है, तो साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर मेटल्स का
मेटल्स की प्रॉपर्टी की स्टडी करी जाती है, उनका प्रोडक्शन की स्टडी करी जाती है और उनको प्योरिफिकेशन करने की स्टडी करी जाती है। मेटलर्जी साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर मेटल्स की प्रॉपर्टी का स्टडी करी जाती है, मेटल्स की प्रोडक्शन की स्टडी करी जाती है और मेटल्स के प्योरिफिकेशन की स्टडी करी जाती है। मिनरल्स क्या होते हैं सर? तो नॉर्मली ऑकरिंग एलिमेंट कंपाउंड इन अर्थ क्रस्ट, जो भी अर्थ के क्रस्ट से मिल जाए सबको क्या बोलते हैं? मिनरल्स। फिर ओर्स, तो ओर्स वो मिनरल्स होते हैं जिनको निकालना हमारे लिए क्या होता है? इकोनॉमिकली क्या होता है? प्रॉफिटेबल होता है या फिर कन्वीनियंटली होता है, मतलब हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता है, जिनको निकालने से हमें कुछ प्रॉफिट होता है, क्या कहते हैं उनको? ओर्स। गैंग पार्टिकल्स, तो गैंग पार्टिकल्स किनको बोलेंगे? कि जो भी इम्प्योरिटीज है और उसके साथ जैसे सैंड, ऑयल, ये सब क्या होती है? इम्प्योरिटी, जिन्हें गैंग कहा जाता है। याद रखना गैंग नाम है इनका, एनोड मड नाम मत बोल देना आप, एनोड पंख नाम ना बोल दे हुए भी, बस गैंग अलग है, एनोड पंख अलग है। एनोड ना, हमारे एनोड मतलब इलेक्ट्रिसिटी से कोई ना कोई रिलेशन है, तो इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद में क्या आएगा हमारे पास? एनोड मड, यानी एनोड पंख। फिर है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, यानी कंसंट्रेशन, तो ओर्स को किस प्रकार से प्योरीफाई करें? प्रोसेस टू रिमूव गैंग पार्टिकल्स फ्रॉम ओर्स, क्या बोलेंगे? एनरिचमेंट। ये वाले वर्ड दिख रहे हैं सही? बढ़िया बढ़िया। अब चलते हैं मिनरल्स, और मिनरल्स में और ओर्स में अंतर देखेंगे। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड ऑक्वायरिंग नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट, तो अर्थ के क्रस्ट में जो भी चीजें नेचुरली पाई जाती है सबको मिनरल्स कहा जाता है। ओर्स क्या होता है? जिनके अंदर मेटल्स का हाई परसेंटेज होता है और उनको निकालना प्रॉफिटेबल होता है। ठीक है सर, फायदा होना चाहिए ओर्स के अंदर। तो मे और मे नॉट कंटेन मेटल्स, यानी मिनरल्स के अंदर मेटल हो भी सकता है ना भी हो, तो जैसे सोल्ट है, क्ले है, मार्बल है, इनके अंदर मेटल होता भी है और कई बार नहीं भी होता है। और सारे सारे जो मिनरल्स है वो और नहीं होते हैं, लेकिन सारे सारे ओर्स है वो मिनरल होंगे ही होंगे। एग्जाम्पल बॉक्साइड, बॉक्साइड तो एल्यूमिनियम का है। हेमेटाइट, रॉक सॉल्ट, ये सारे सारे क्या है? ओर्स है, निकालना प्रॉफिटेबल होता है। डेफिनेटली कंटेन मेटल्स, मेटल होगा तभी तो ये ओर्स होगा भाई, तभी तो निकालना प्रॉफिटेबल होगा। हाँ, अब चलते हैं किधर? ऑक्वारेंस ऑफ मेटल्स। तो सबसे पहले आप देखो कि इसको ना थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। उधर का दिख रहा होगा। हाँ, आप देखो कि ये वाला डायग्राम है ना, वो एनसीईआरटी के अंदर बिल्कुल क्लियर दिया गया है और इसकी स्टडी भाई बिल्कुल करना जरूरी है। और कह क्या रहा है कि यहाँ पर ओर्स है और ओर्स का क्या करना है? कंसंट्रेशन। और यहाँ पर इधर तो क्या है? जो लो रिएक्टिविटी है, यहाँ पर मीडियम रिएक्टिविटी है और यहाँ पर हाई रिएक्टिव मेटल्स है। तो आप यहाँ पर देखो कि जो हाई वाली रिएक्टिविटी है ना, हाई रिएक्टिव मेटल्स कौन सी है? हाई रिएक्टिव। हाई रिएक्टिव है तो उनको ऐसे ही हम इजीली नहीं निकाल सकते, उनके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इन सबको मोल्टन स्टेट में लाकर एनोड या कैथोड के चिपकाकर हम क्या करेंगे? इनको अलग करेंगे, रिमूव करेंगे। तो हाई रिएक्टिव मेटल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हुए हम इनको प्योरिफिकेशन करेंगे। फिर क्या है? रिडक्शन यूजिंग कार्बन, तो कार्बन का यूज करते हुए मतलब जलाकर, तो क्या हो गया? जिंक, फेरस और लेड, इनका कार्बन के द्वारा क्या करेंगे? प्योरिफिकेशन करेंगे। फिर मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स जिंक, फेरस, लेड आर यूजुअली एक्सट्रैक्टेड थ्रू कार्बन रिडक्शन, तो कार्बन के द्वारा रिडक्शन करके, साथ ही साथ इनके अंदर कैल्सिनेशन और सल्फाइड ओर्स के द्वारा रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के द्वारा देखेंगे हम। फिर जो लेस रिएक्टिव है, कौन से? लेस रिएक्टिव, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया, ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं? फाउंड इन नेटिव स्टेट। तो ये तो भाई बिल्कुल अलग ही पाए जाते हैं। जैसे गोल्ड है वो ओरिजिनल फॉर्म में मिलेगा, चांदी है वो ओरिजिनल फॉर्म में मिलती है, और फ्री स्टेट में पाई जाते हैं ये तो।
तो ये तो प्योर ही हो गई। अब हम देखेंगे एक बार, तो जो हाई रिएक्टिव है उनकी तो इलेक्ट्रोलाइसिस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक तो कैल्सिनेशन है और रोस्टिंग है, तो इनके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। तो क्या है मेटलर्जी, तो मेटलर्जी के अंदर सबसे पहले क्या है, मेटलर्जी साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर मेटल्स का प्रॉपर्टी और उनकी प्योरिफिकेशन इन सब के बारे में जानकारी करते हैं। तो सबसे पहले रिएक्टिविटी लो रिएक्टिव है, और मेटल्स कौन सी है, मरकरी और कॉपर। तो क्या करेंगे, उनको हीट करेंगे, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मर्क्यूरिक सल्फाइड है, जैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड मतलब मर्क्यूरस ऑक्साइड बन जाएगा, और इसके द्वारा यह सल्फाइड गैस अलग हो जाएगी। और ऑक्सीजन को रिमूव करना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन सल्फर को इजीली अलग करना आसान नहीं है। अब जैसे इसको क्या करेंगे, रिडक्शन करवा देंगे, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन हटवा देंगे, तो आप देखो कि हाइड्रोजन हाइड्रेजिनियम यानी मरकरी है वो ओरिजिनल फॉर्म में मिल चुका है। कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फाइड है यहाँ पर, है ना, कॉपर सल्फाइड है, और ये कॉपर सल्फाइड जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो आप देखो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा और SO2 गैस बाहर चली जाएगी। जैसे इसको क्या करेंगे, कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन करेंगे तो कॉपर बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। अब जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं, जिंक, आयरन, लेड, तो इनकी क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग करना यानी कि ऐसे और जिनके अंदर सल्फर की इम्प्योरिटीज है, ठीक है। और कैल्सिनेशन जो कि किसके लिए होता है, कार्बोनेट के और लिए होता है, कार्बोनेट और जिनके अंदर कार्बन की इम्प्योरिटीज है उसके लिए कैल्सिनेशन, और जो सल्फर से मिला हुआ है उसके अंदर रोस्टिंग। फिर देखो भाई, जैसे जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड ZnS जिंक सल्फाइड होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जैसे इसको बर्न करा गया तो जिंक ऑक्साइड मिल गया। जिंक ऑक्साइड से जिंक प्राप्त करना बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन सल्फर को रिमूव करना आसान नहीं है। फिर जैसे इसको ZnCO3 की प्रेजेंस के अंदर गर्म करा तो क्या होगा भाई, ZnCO3 है तो इसको जब गर्म करते हैं तो ZnO जिंक ऑक्साइड और यहाँ पर ZnO और CO2 गैस बाहर निकल जाती है। ZnO को क्या करते हैं, कार्बन की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो जिंक मिल जाती है भाई इजीली। हाँ, और ये वाली रह गई भाई कौन सी, कार्बन और डिस्प्लेस करते हुए, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज करते हुए क्या करते हैं हम, जैसे मैंगनीज ऑक्साइड है एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन होगी तो एल्यूमिनियम हाई रिएक्टिव है तो मैंगनीज को क्या कर देगा, डिस्प्लेस, तो मैंगनीज अलग हो जाएगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा, तो मैंगनीज हमें मिल गया भाई, क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये थर्मिट रिएक्शन है जो कि जो रेलवे की जो पटरियां होती है उनको जोड़ने के लिए थर्मिट रिएक्शन का यूज करा जाता है। ये जो आयरन था, आयरन ऑक्साइड, जब एल्यूमिनियम की रोड डालकर इनको गर्म करा जाता है तो फिर से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। अब प्योर आयरन अलग हो जाएगा, प्योर आयरन अलग हो जाएगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। मतलब आप समझो कि एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर के अंदर क्या था, आयरन ऑक्साइड, क्या था, आयरन ऑक्साइड, हमने इसके अंदर क्या डाल दी, एल्यूमिनियम की रोड, और इसको गर्म करा तो गर्म करने पर आयरन तो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा। तो बस ये आयरन ही तो चाहिए जो रेलवे की पटरियों को जोड़ देता है, दो पटरियों को बीच में आयरन फिट हो जाएगा और एल्यूमिनियम अलग चला जाएगा। थर्मिट रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज्यादा हीट निकलती है ऐसे। हाँ, हाई रिएक्टिविटी तो सोडियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है। तो सोडियम को सबको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके Na+ चार्ज आ जाता है, या फिर Na+ है तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ये गेन करेगा तो Na के अंदर आ जाएगा। क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी भाई, लूज करके, दो इलेक्ट्रॉनों को लूज करके क्लोरीन आयन ले लेगी। अब चलते हैं किधर, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, और पहला कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइसिस। ये किसका करा जाता है, जो कि हाई रिएक्टिव मेटल होती है। हाई रिएक्टिव मेटल का क्या करा जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब आप समझो कि सबसे पहले कंटेनर ले लेना है, क्या है ये, कंटेनर।
कंटेनर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा देने हैं, इलेक्ट्रोड लगा दिए, इलेक्ट्रोड क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रोड क्या करेंगे, बैटरी से हम इनको कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद में बड़ा वाला टर्मिनल प्लस का और छोटा वाला टर्मिनल माइनस का, बैटरी है ये। अब देखो इसके अंदर क्या डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है और ये सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है, एक तो एसिड प्लस वाटर, एसिड और वाटर का एक सॉल्यूशन जिसे इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, साथ ही साथ इसके अंदर जो मेटल है वो जिसको रिफाइनिंग करना है, प्योरीफाई करना है, तो वो मेटल कौन सी है, सोडियम। और ये सोडियम है वो NaCl की फॉर्म के अंदर बैठी हुई है, NaCl सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में। NaCl नमक है वो यहाँ पर घोल देंगे। तो आप देखो जैसे ही बैटरी को ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, अब क्या हो जाएगा, ये जो भी मेटल है वो सारी सारी मेल्ट हो जाएगी, मतलब पिघल जाएगी। पिघलते ही मेटल अलग हो जाएगी और नॉन मेटल अलग हो जाएगी। सब जानते हैं कि मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्लस, तो सोडियम के ऊपर चार्ज प्लस का और क्लोरीन के ऊपर चार्ज माइनस का। वही रूल, यूनिवर्सल रूल कौन सा, कि सेम सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ तो नहीं जाएगी, ये नेगेटिव की तरफ जाना चाहेगी। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है और यहाँ पर कौन सा चार्ज है, कौन सा इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पर माइनस की तरफ क्या होता है, कैथोड, और प्लस की तरफ क्या होता है, एनोड। अब देखो, हाँ, प्योर मेटल कहाँ पर मिल जाएगी हमें, कैथोड के ऊपर। और अभी कैथोड वाला जो टर्मिनल है जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, अब ये क्या होने लग जाएगा, वास्ट यानी मोटा होने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि प्योर मेटल है वो इसके ऊपर जमा होने लग जाएगी। लेकिन जो भी गंदगी थी वो कहाँ आकर जमा हो जाएगी, एनोड टर्मिनल के नीचे। और इसे क्या कहेंगे, एनोड पंख कहेंगे इसे। एनोड पंख यानी एनोड की जो गंदगी है वो एनोड के नीचे जमा हो जाएगी। और साथ ही साथ जो इम्प्योर मेटल है या नॉन मेटल है वो कहाँ आकर जमा होने लग जाएगी, इस पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर। तो हमें प्योर मेटल कहाँ पर मिली, नेगेटिव, जिसे कैथोड कहते हैं। चले आगे। हाँ, रिफाइनिंग ऑफ मेटल फिर से देख लेते हैं एक बार फिर से। अब यहाँ पर है ना, सबसे पहले कंटेनर ले लिया गया है, तो ये क्या है, इम्प्योर मेटल इज द एनोड। हाँ, ये जो एनोड है ना वो किससे मिलकर बना है, इम्प्योर मेटल से। एनोड किसका है, प्लस का। और यहाँ पर ये जो एनोड, ये जो टर्मिनल है, ये जो इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर कौन सी मेटल चढ़ा दिया हमने, जो बेकार मेटल्स है यानी जो ओर्स की फॉर्म में है। अब इधर क्या है, कैथोड, और कैथोड के ऊपर हमने कुछ भी नहीं लगाया, बस हमने किसका एनोड बना दिया है, इम्प्योर मेटल्स का। इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब एसिडिफिक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को, एसिड का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया है। और ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, तो एसिड प्लस सॉल्ट भी बोल सकते हैं, या एसिड प्लस वाटर भी डाल सकते हैं। फिर जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे, आप देखो कि ये वाला सॉल्यूशन है, इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंटेंट होगी, एसिड है, आयन से इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो ये वाला जो मेटल है, जो इम्प्योर मेटल है, वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होते ही क्या होगा, जो प्योर मेटल है, और प्योर मेटल किधर जानी चाहिए, प्योर मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, मेटल के ऊपर पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपेल होगा। ये रिपल्सन क्या करेगा, पॉजिटिव मेटल को किधर ले जाना चाहेगा, जहां पर अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन कहाँ हो रहा है, नेगेटिव की तरफ। तो अब हम देखेंगे कि नेगेटिव वाला टर्मिनल क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे मोटा होने लग जाएगा। और जो भी गंदगी है वो एनोड के नीचे, जिन्हें एनोड मड या एनोड पंख कह देंगे, यानी ये क्या है, गंदगी है, ये वेस्टेज सब्सटेंस है। प्योर मेटल कहाँ आ जाएगी, कैथोड के ऊपर। तो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज वाइडली यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन साफ करने के लिए मेटल को, और कॉपर के लिए भी, जिंक के लिए भी, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, इनकी भी रिफाइनरी इसके द्वारा की जा सकती है। बहुत ज्यादा यूज करा जाता है इसका। अब चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ, जो कि है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन।
तो पहले क्या है, रोस्टिंग, और रोस्टिनेशन किसके लिए होगी, सल्फर वाले ओर्स के लिए। तो हीटिंग ऑन ए मेटल और प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, यानी बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर गर्म करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, क्या रोस्टिंग, ओ आ रहा है, मतलब ऑक्सीजन देंगे बहुत ज्यादा। लेकिन कैल्सिनेशन के अंदर ओ भाई बहुत बाद में आ रहा है, मतलब ऑक्सीजन नहीं देंगे। ये कुछ हिंट है भाई, समझो। रिक्वायर्ड एन एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन, बहुत ज्यादा क्या चाहिए यहाँ पर, देखो स्टार्टिंग के अंदर ही ऑक्सीजन आ गई है, तो मतलब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। सल्फाइड ओर्स के लिए तो एस आ रहा है, क्या यहाँ पर एस आ रहा है, इसका मतलब कौन सा आयन किस ओर्स के लिए ये यूज करी जाती है, सल्फाइड, एस नहीं आ रहा। लेकिन ये क्या आ रहा है कि लिमिटेड एयर, ऑक्सीजन तो नहीं देंगे। और ये कार्बोनेट, तो आप देखो पहला लेटर ही किसका आ रहा है, सी, सी मतलब कार्बोनेट के ओर्स को प्योरीफाई करने के लिए कैल्सिनेशन प्रोसेस का यूज करा जाता है। होता क्या है, कैल्सिनेशन साफ साफ कह रहा है कि आप हीट तो दो लेकिन ऑक्सीजन मत दो। रोस्टिंग क्या कह रहा है कि हीट तो दो लेकिन ऑक्सीजन भी दो। हाँ, फिर रिलीज वोलेटाइल कंपाउंड ऑफन लेस टॉक्सिक देन इन रोस्टिंग। और पहले ये वाला समझेंगे कि रिलीज टॉक्सिक गैसेस, तो रोस्टिंग के दौरान बहुत ज्यादा टॉक्सिक, तो रो और तो रोस्टिंग के अंदर टॉक्सिक गैसेस निकलती है जैसे SO2। फिर अगर कैल्सिनेशन की बात करें तो इनके अंदर भी गैसें निकलती है, लेकिन वो रोस्टिंग के कंपैरिजन में थोड़ी इजी होती है, यानी इतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं होती है। अब हम चलते हैं किधर, कोरोजन के ऊपर। कोरोजन, कोरोजन यानी कि क्या होता है सर, जंग लग जाना। और जंग लग जाना तो जंग तीन ही चीजों के अंदर लगता है, एक तो सिल्वर में, कॉपर में और आयरन के ऊपर। तो देखो पहले सिल्वर, तो सिल्वर कैसे हो जाती है भाई, जब एयर के कांटेक्ट में आती है तो ये ब्लैक हो जाती है, काली काली सी हो जाती है, चांदी काली पड़ जाती है। सिल्वर सल्फाइड बना लेती है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आकर। इससे बचने के लिए क्या करे, पेंटिंग कर दे, ऑयलिंग कर दे, ग्रीसिंग कर दे, गैल्वेनाइजिंग कर दे, या क्रोम प्लेटिंग कर दे, एनोडाइजिंग कर दे, और एलोइंग कर सकते हैं। एलोइंग तो आगे पढ़ेंगे। और ज्यादातर गैल्वेनाइजेशन में जिंक की कोटिंग करी जाती है, जिंक चढ़ा दिया जाता है। ग्रीसिंग यानी ग्रीस चढ़ा दो, ऑयल कर दो, पेंट कर दो। यहाँ पर क्या है, सिल्वर है, चांदी है। चांदी को क्या करेंगे भाई, सिल्वर, हाँ, चांदी से रिएक्शन होगी किसकी, H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो क्या हो जाएगा, अर्जेंटिनम सल्फाइड, और क्या हो जाएगा, H2O। तो ये वाली प्रोसेस किसकी हो गई है, रस्टिंग की, यानी कोरोजन की। अन्य ये जो चांदी है वो अब क्या हो चुकी है, जंग लग चुकी है चांदी के ऊपर। बात करें कॉपर की, तो कॉपर क्या करती है, ग्रेन कोटिंग कर लेती है। कॉपर के जितने भी यूटेंसिल्स है वो जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो ग्रीन लेयर चढ़ा लेते हैं। लेकिन याद रखना भाई, एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि कॉपर के पाउडर को गर्म करा जाता है तब वो ग्रीन नहीं होता, ब्लैक हो जाता है ना। लेकिन कॉपर को अगर एयर के अंदर खुला छोड़ दिया जाए तो ग्रीन कोटिंग हो जाती है, इसके ऊपर ग्रीन लेयर जमा हो जाती है, किसके, कॉपर कार्बोनेट की। वेन रिएक्टिंग विथ मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या करता है भाई, ये किसके साथ रिएक्शन कर लेता है, नमी वाली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, तो कॉपर कार्बोनेट भी फॉर्म कर देता है ये। और इससे बचने के लिए गैल्वेनाइजेशन कर दो और जिंक की कोटिंग कर दो। गैल्वेनाइजेशन मतलब जिंक की कोटिंग कर दो और इसका एलॉय बना दो, एलॉय मतलब स्टेनलेस स्टील बना दो। देखेंगे कॉपर है, पानी के संपर्क में आया, ऑक्सीजन के संपर्क में आया और CO2 के कांटेक्ट में आ गया, तो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, और ये ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस बना लिया, यानी कि क्या हो चुकी है, कोरोजन हो चुका है, रस्टिंग हो चुकी है। आयरन के केस में देखें तो ये एक ब्राउन फ्लेकी यानी ब्राउन लेयर बना लेता है जिसे रस्ट कहते हैं, और किसके कांटेक्ट में आकर, एयर और मॉइस्ट के कांटेक्ट में आकर। बचने के लिए गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन मतलब जिंक की लेयर चढ़ा देंगे, एलोइंग कर देंगे इसका यानी मिक्स मेटल, पेंटिंग कर देंगे, ऑयलिंग चढ़ा देंगे और ग्रीसिंग कवरिंग कर देंगे। लोहा है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया और वेपर के कांटेक्ट में आया, तो Fe2O3 डॉट XS2, X का मतलब वाटर के मॉलिक्यूल है वो चेंज
हो सकते हैं, और जो लेयर जमा हो रखी है उसे रस्ट कहते हैं। और अब ये लास्ट स्लाइड जिसका नाम है एलोइंग। एलोइंग को हम किससे समझते हैं? मिक्स मेटल। मिक्स मेटल मतलब एक मेटल है जिसकी कुछ कमियां हैं, उसमें अगर कोई अच्छी मेटल मिला दे तो इन दोनों के गुणों को सुधारा जा सकता है। क्या बोलते हैं इसे? मिक्स मेटल या एलोइंग। फॉर एग्जाम्पल नाइक्रोम, स्टेनलेस स्टील, सोल्डर, लेड प्लस टिन का, साथ ही साथ ब्रॉन्ज हो गया, ब्रास हो गया, ये सब के सब क्या है? एलोइंग। ओके, एलोइंग यानी मिक्स मेटल। एन alloy is a mixture of metals and और ए मेटल विथ ए नॉन मेटल, यानी मेटल भी हो सकती है और मेटल का नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन हो सकता है। अल्टरिंग प्रॉपर्टीज लाइक कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि ये कंडक्टिविटी को भी सुधारता है, मेल्टिंग पॉइंट को भी चेंज कर देता है। ब्रास, तो ब्रास क्या हो गया? कॉपर और जिंक। फिर ब्रास को भाई पीतल बोलते हैं क्या? पीतल, ठीक है। पीतल कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। कॉपर, कॉपर को बोला जाता है क्या? कांसा। तो कांसा किससे मिलकर बना होगा? कॉपर और टिन, कॉपर और टिन, कॉपर और टिन से मिलकर। तो टिन का फॉर्मूला भाई, टिन को एस एन से क्या करा जाता है? सिंबल क्या है टिन का? एस एन। पुअर कंडक्टर होते हैं और किससे? कॉपर की कंपैरिजन में पुअर कंडक्टर होते हैं, और क्या करते हैं भाई? इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर ये यूज करे जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो सोल्डर है, सोल्डर लेड और टिन का बना होता है, लेड और टिन का इजीली क्या हो जाता है? मेल्ट, और इसलिए इसका यूज है वो वायर्स के रूप में वेल्डिंग करने के लिए लिया जाता है। हाँ भाई, सोल्डर वायर के टाँके लगाए जाते हैं। और प्योर गोल्ड इज सॉफ्ट, तो प्योर गोल्ड है वो क्या होता है? सॉफ्ट होता है। अच्छा, कुछ एलॉय छोड़ दिए इसने, वो ले लेते हैं। पहला कौन सा है? स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील किस किस का एलॉय होता है? तो स्टेनलेस स्टील के अंदर सबसे पहले तो क्या होगा? आयरन तो हो गई होगा। फिर क्या क्या होगा रे? हाँ, कॉपर प्लस, कॉपर नहीं, क्रोमियम प्लस निकेल, ये सब के सब कंपोजिशन होंगे, तब जाकर एक ऐसा लोहा बनेगा जिसके ऊपर जंग नहीं लगेगी। क्या बोलते हैं उसे? स्टेनलेस स्टील। फिर एक और रह गया जो कि कौन सा है? नाइक्रोम। कौन सा? नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या होता है? हीटिंग एलिमेंट होता है सर, हीटिंग एलिमेंट। और किसका? हीटर का, हीटर का हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम का होता है। और निकेल प्लस क्रोमियम। और भी रह गए क्या? हो गए। अब देखो, एक चीज पूछी जाती है कि जो प्योर गोल्ड होता है ना वो कैसे होता है? सॉफ्ट। और कितने कैरेट का होता है प्योर गोल्ड? तो प्योर गोल्ड नाम आते ही आप बता दोगे कि ये 24 कैरेट का होता है सर। इसलिए एलॉयड विथ सिल्वर और कॉपर। तो इसलिए ये जो सॉफ्ट है बहुत ज्यादा, इसमें क्या मिलाया जाता है? तो या तो सर चांदी मिला दो या फिर कॉपर मिला दो, और वो भी कितनी? 2 कैरेट। कितनी? 2 कैरेट। 2 कैरेट क्या मिलानी इसमें? चांदी और सोना, चांदी या फिर सोना। तो टाइपिकली 22 कैरेट। क्या कर रहे हैं हम? है ना, कैरेट मतलब सी। हाँ, अब देखो, 22 कैरेट का जो गोल्ड होगा वो एक क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग गोल्ड होता है, और उसका यूज हम किस लिए करते हैं? ऑर्नामेंट बनाने में। अब आपको एक बात और याद रखनी चाहिए कि जो आयरन होता है, आयरन भी क्या होता है? प्योर फॉर्म के अंदर आयरन है वो प्योर फॉर्म के अंदर क्या होता है? सॉफ्ट होता है। तो उसके अंदर हमें क्या मिलाना चाहिए? क्या मिलाना चाहिए? कार्बन। क्या मिलाना चाहिए? कार्बन। क्या बनाने के लिए? हार्ड बनाने के लिए। किसको? आयरन को। और वो भी कितना? तो 0.0 कितना भाई? 5% या 6 दे रखा है ना एनसीईआरटी के अंदर। 0.06% क्या मिला देंगे उसमें?
क्या मिला देंगे, आयरन के अंदर अगर कार्बन मिला दे 0.06% तो ये क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, और ये क्या हो चुका है, हमने पूरा का पूरा रैपिड रिवीजन कर लिया है। अगर आप ये सब देखते हैं क्लास तो मेरे हिसाब से आपको इसमें सारे जो कंसेप्ट है वो इजीली लर्न हो जाएंगे।